गल्फ ऑफ ओमान में एक ईरानियन कार्गो शिप था, नाम तुस्का। यूएसएस ट्रुआंस ने उसे रोकना चाहा, वार्निंग दी स्टॉप, लेकिन तुस्का नहीं रुकी। फिर यूएस नेवी ने क्या किया? ब्लोइंग अ होल इन द इंजन रूम में होल। वेसल अब यूएस कस्टडी में है। ईरान का जवाब तुरंत आया, ड्रोन अटैक्स। ट्रंप ने कहा यूएस टीम पाकिस्तान जा रही है मंडे को, लेकिन ईरानियन ऑफिशियल्स ने कहा करंटली नो प्लान्स टू पार्टिसिपेट। यूएस की तरफ से है एक्सेसिव डिमांड्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, कांस्टेंट शिफ्ट्स इन स्टांस, रिपीटेड कॉन्ट्राडिक्शंस। बिहाफ ऑफ ऑल दीज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20+ वेसल्स गुजरे सैटरडे को, हाईएस्ट सिंस मार्च 1। क्या हो रहा है? जियोपॉलिटिक्स और पावर का ये ऐसा जाल है कि इसको सुलझाने में बहुत रिस्क है। वेलकम टू गायत्री स्पीक्स। समझते हैं कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, गल्फ ऑफ ओमान में एक नेवल कन्फ्रंटेशन हुआ है, जबकि लग रहा था कि अब चीजें शांत हो रही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने संडे को खुद अनाउंस किया, अमेरिकन फोर्सेस ने ईरानियन फ्लैग्ड कार्गो शिप तुस्का को सीज कर लिया, क्योंकि वो यूएस नेवल ब्लॉकेड को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। यूएसएस स्प्रुआंस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, उसने वेसल को इंटरसेप्ट किया गल्फ ऑफ ओमान में। ट्रंप के मुताबिक उन्हें साफ तौर पर चेतावनी दी गई थी कि वे रुक जाएं, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। तो यूएस नेवी शिप ने उन्हें रोका और ट्रंप के शब्दों में ब्लोइंग अ होल इन द इंजन रूम में छेद कर दिया। वेसल यानी ये शिप अब यूएस कस्टडी में है। अब सवाल यह है कि क्रू का क्या हुआ? ट्रंप ने क्लैरिफाई नहीं किया। वहीं ईरान का रिस्पांस आया और वो भी तुरंत। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानियन फोर्सेस ने ड्रोन अटैक से जवाब दिया। अमेरिकन मिलिट्री वेसल्स टारगेट किए गए और सिचुएशन गंभीर हो गई। खत्म अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के स्पोक्स पर्सन ने यूएस अटैक को अ फ्लैग्रेंट एक्ट ऑफ एग्रेशन कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जोल्फदरी ने वार्निंग दी। ईरान ने चेतावनी दी कि अमेरिकी सेना द्वारा की गई इस आर्म्ड पायरेसी और कार्रवाई का वो जल्द ही ईंट का जवाब पत्थर से देगा। शब्द पर गौर कीजिए, आर्म्ड पायरेसी। ये ईरान का ऑफिशियल फ्रेमिंग है। वो इस इंसिडेंट को पायरेसी बता रहा है, लेजिटिमेट मिलिट्री एक्शन नहीं। इस फ्रेमिंग के थ्रू वो इंटरनेशनल लॉ में अपना केस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। एक नैरेटिव बना रहे हैं कि दिस इज इलीगल, जो यूएस ने किया। सोचिए, इस सबके बीच अब पीस टॉक्स की बात आती है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी नेगोशिएटर्स की टीम सोमवार को पाकिस्तान का रुख करेगी। सीज फायर वेडनेसडे को एक्सपायर हो रहा है, तो ट्रंप सीज फायर एक्सटेंशन की उम्मीद लगा रहे हैं। लेकिन ईरानियन ऑफिशियल्स की प्लानिंग कुछ और ही है। स्टेट मीडिया के मुताबिक देयर आर currently no plans to participate in the next round of Iran-US talks. IRNA ने एक्स पर अनाउंसमेंट किया। ईरान ने कहा कि दूसरे दौर से उसकी अनुपस्थिति का कारण वॉशिंगटन की अति अत्यधिक मांग, अवास्तविक अपेक्षाएं और रुख में लगातार होने वाले बदलाव है। लगातार सामने आ रहे विरोधाभास और जारी नौसैनिक नाकाबंदी यानी कि नेवल ब्लॉकेड, जिसे वह सीज फायर का सीधा उल्लंघन मान रहे हैं। मतलब लिस्ट लंबी है। उनका कहना है कि यूएस के एक्सेसिव डिमांड्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, कांस्टेंट शिफ्ट्स, रिपीटेड कॉन्ट्राडिक्शंस और ब्लॉकेड सीज फायर का ब्रीच है। आते हैं अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ और स्टेट्स देखते हैं। केपलर के डेटा के मुताबिक शनिवार को 20 से अधिक वेसल्स इस स्ट्रेट से होकर गुजरे। ये हाईएस्ट नंबर है सिंस मार्च 1। मार्च 1 के बाद शनिवार को 20 से अधिक जहाज इस स्ट्रेट से होकर गुजरे। पहली बार इतनी शिपिंग मूवमेंट हुई है। 5 शिप में से कुछ ने लोडेड कार्गोस कैरी किए ईरान से। प्रोडक्ट्स रेंज करते हैं ऑयल से लेकर मेटल तक। 3 शिप्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कैरियर्स हैं। उनमें से एक चाइना जा रहा है और एक इंडिया। मतलब इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी ये स्ट्रेट का ओपन रहना क्रिटिकल है। ईरानियन वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रजा आरिफ ने ऑयल कर्व्स पर कहा, ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस स्टेबलाइज तब तक होगी जब इकोनॉमिक एंड मिलिट्री प्रेशर्स ऑन ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट्स स्टॉप होंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स को रोककर दूसरों के लिए मुफ्त सुरक्षा की उम्मीद करना मुमकिन नहीं है।
चुनाव स्पष्ट है, या तो सभी को तेल बाजार में खुली छूट मिले या फिर हर पक्ष को इसकी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। और ऑयल प्राइसेस संडे को अर्ली ट्रेडिंग में सर्ज हुआ, मतलब हर दिन एक नया शगुफा। मैं सोच रही हूँ कि यूएसएस प्रुआंस ने तुस्का के इंजन रूम में होल क्यों किया। वार्निंग के बाद भी वेसल नहीं रुका, तो यूएस नेवी ने उसे डिसेबल कर दिया। ये इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ में क्या स्टेट्स रखता है? ब्लॉकेड है, ईरान उसे ब्रीच कर रहा था, यूएस एनफोर्स कर रहा है, लेकिन ब्लोइंग अ होल क्या ये एक वायलेंट एक्शन है? इसे एस्केलेशन होगी या डिस्केलेशन? ईरान का ड्रोन रिस्पॉन्स वो सिंबॉलिक था या डैमेजिंग? इसे यूएस का कितना डैमेज हुआ ये कंफर्म नहीं किया, शायद लिमिटेड डैमेज था। ईरान भी फुल स्केल रिटेलिएशन नहीं करना चाहता क्योंकि सीज फायर एक्सपायर होने वाली है। टॉक्स का कोलैप्स होना, ईरान ने क्लियर रीजंस दिए हैं। यूएस के एक्सेसिव डिमांड्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, कांस्टेंट शिफ्ट्स, रिपीटेड कॉन्ट्राडिक्शंस, ये सब उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। ईरान कह रहा है कि ट्रंप की टीम कंसिस्टेंट नहीं है, एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ और। कभी 20 साल बोलते हैं, कभी 5 साल एक्सेप्ट करते हैं, कभी ब्लॉकेड हटाने की बात करते हैं, कभी सस्टेन करने की। इस कंफ्यूजन में ईरान के अनुसार उनका ट्रस्ट हिल गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20 वेसल्स का गुजरना पॉजिटिव साइन है। शिपिंग मूवमेंट रिज्यूम हो रही है, लेकिन ये सस्टेनेबल है या टेम्पररी? अगर टॉक्स फेल हो गए और ब्लॉकेड कंटिन्यू रहा तो ये मूवमेंट फिर से रुक सकता है। ईरान कह रहा है अगर हमें रिस्ट्रिक्ट करोगे तो पूरे मार्केट को कॉस्ट फेस करना पड़ेगा। ये थ्रेट है या वार्निंग? शायद दोनों। ऑयल प्राइसेस का सर्ज मार्केट का इंस्टेंट रिएक्शन है। मार्केट अनसर्टेनिटी से नफरत करता है और अभी सब जगह यही बहुत ज्यादा हो रहा है। सीज फायर एक्सपायर होने वाली है, टॉक्स का स्टेटस अनक्लियर है, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन फ्रेश है, इसमें प्राइसेस ऊपर जाएंगे ही। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगली स्टोरी पर आते हैं। दोस्तों देखिए, वॉर एक एक्सपेंसिव बिजनेस है। ईरान वॉर में यूएस $890 मिलियन से 1 बिलियन डेली खर्च कर रहा है सिंस फरवरी 28। इजराइल ने टोटल 11.2 बिलियन खर्च किए, उसमें से 6.2 बिलियन सिर्फ पहले 20 दिन में पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। गल्फ स्टेट्स में $60 बिलियन से ज्यादा लगेगा। सिर्फ ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज रिस्टोर करने में $50 बिलियन खर्च होगा, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट। मिडिल ईस्ट रीजन में यूएई सबसे ज्यादा हिट हुआ है। फेयरमाउंट द पाम होटल डैमेज हुआ। फुजैरा टर्मिनल जो 1 मिलियन बैरल्स पर डे एक्सपोर्ट करता था वो डैमेज हुआ। 2 अमेजोन डेटा सेंटर्स भी हिट हुए। मतलब नुकसान की इंतहा। और अब यूएई ने यूएस से फाइनेंशियल बैकस्टॉप मांगा है। वहीं करेंसी की स्वैप की बात हो रही है। ईरान ने गल्फ नेबर से $270 बिलियन रेफरेंस मांगी है और सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर ने वार्निंग दी है कि प्रिपेयर योरसेल्व्स, दिस विल टेक लॉन्गर देन यू एक्सपेक्ट। क्या हो रहा है समझना पड़ेगा इस स्टोरी में। वॉर इज एन एक्सपेंसिव बिजनेस, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन इवन मोर सो। ये लाइन सब कुछ कह देती है। यूएस ने $890 मिलियन से 1 बिलियन डेली खर्च किए हैं सिंस वॉर बिगेन फरवरी 28। रोज का लगभग $1 बिलियन। सोचिए, एक दिन में इतना पैसा। मिसाइल्स, ड्रोन्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट, एम्यूनेशन, लॉजिस्टिक्स, सबका कॉस्ट। इजराइल ने ओवरऑल $11.2 बिलियन खर्च किए, उसमें से 6.2 बिलियन सिर्फ पहले 20 दिन में। इजराइल की इकोनॉमी इतना बड़ा बर्डन अफोर्ड कर सकती है? मुश्किल है। पोस्ट वॉर कॉस्ट, जिसमें सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों के सिविलियन एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत का एक बड़ा खर्च शामिल है, 60 बिलियन से ज्यादा होगा। एक एस्टिमेट है कि $50 बिलियन सिर्फ ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज रिस्टोर करने में लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि बर्बाद करना आसान होता है और आबाद करना बेहद मुश्किल। यूएई सबसे ज्यादा हिट हुआ है गल्फ स्टेट्स में। अब समझते हैं कि क्या क्या डैमेज हुआ है। द फेयरमाउंट द पाम होटल इन दुबई मिसाइल या ड्रोन से डैमेज। फुजेरा ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल वो डैमेज। 2 अमेजोन डेटा सेंटर्स का मेजर नुकसान। इससे बैंकिंग रिलेटेड क्लाउड सर्विसेज और कंप्यूटिंग फैसिलिटीज डिस्टर्ब हुई है पूरे रीजन में। इसीलिए यूएई ने यूएस के साथ
फाइनेंशियल बैकस्टॉप पर बातचीत शुरू कर दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट वीक यूएई सेंट्रल बैंक चीफ खालिद मोहम्मद बलामा ने यूएस फेडरल रिजर्व से करेंसी स्वैप मांगा। पॉइंट्स फ्लैग किए, ईरानी मिसाइल हमलों से ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा भारी नुकसान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी के कारण डॉलर रेवेन्यू में होने वाली भारी गिरावट। फाइनेंशियल बैकस्टॉप क्या होता है? सेफ्टी नेट। मेजर शेयर होल्डर या इस केस में यूएस गारंटी ऑफर करता है ऑफसेट डीपर इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए। करेंसी स्वैप क्या है? दो अलग अलग करेंसी में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को आपस में बदलने के लिए किया जाता एग्रीमेंट। सिंपल भाषा में अगर समझे तो यूएस डॉलर्स में लोन दे, यूएई दिरहम या थर्ड करेंसी में रीपे करे। इससे फायदा ये होता है कि या कहिए इसे करेंसी के बीच में फ्लक्चुएशंस और जितने नुकसान कमजोर करेंसी के हो सकते हैं उसे वार्ड ऑफ या मिटिगेट किया जा सकता है। कह रहे हैं कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट अभी नहीं आया है, लेकिन इनफॉर्मल टॉक्स शुरू हो गए हैं। अमीराती ऑफिशियल्स ने पॉइंट किया है उस युद्ध से होने वाला नुकसान जिसे अमेरिका ने रीजनल अलाइज के साथ बिना बातचीत किए शुरू कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आरोप है। यूएस ने अलाइज से पूछे बिना वॉर शुरू कर दी। अब अलाइज डैमेज फेस कर रहे हैं तो यूएस को पे करना चाहिए। ये पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव डेवलपमेंट है, क्योंकि मार्च 30 को यूएस ने खुद कहा था कि वो गल्फ नेशन से पेमेंट्स डिमांड कर सकता है वॉर फंड करने के लिए। व्हाइट हाउस स्पोक्सपर्सन कैरोलिन लेविट ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप वे इस तरह के प्लान में काफी इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। 1991 गल्फ वॉर में सऊदी अरब ने $16.8 बिलियन पे किए थे, कुवैत ने $16 बिलियन पे किए थे और यूएस ने सिर्फ 12% कॉस्ट पे की थी। अब यूएई ने स्क्रिप्ट फ्लिप कर दी है। वो डिमांड कर रहा है कि यूएस पे करे। यहाँ रिस्क ऑफ रिपल इफेक्ट्स भी है। अगर यूएस ने यूएई को पे आउट किया तो दूसरे गल्फ नेशंस भी क्यू में लग जाएंगे। ईरान मिसाइल्स ने कतर की एलएनजी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज का 17% से ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है। सऊदी अरब को अपना रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी कॉशनरी शट डाउन करना पड़ा है। यूएस के लिए इसका क्या मतलब है? पहले तो युद्ध की दहला देने वाली रोजाना की कीमत और उसके ऊपर बैकस्टॉप बिल ऐड होगा। दूसरा, डॉलर का वैश्विक दबदबा खतरे में है या हो सकता है। डॉलर प्रिफर्ड पेमेंट है ऑयल एंड गैस ट्रांजैक्शंस के लिए, लेकिन यूएई ने ऑलरेडी पोटेंशियल शिफ्ट सिग्नल किया है चाइनीज युआन की तरफ। चाइनीज सेंट्रल बैंक ने अक्टूबर लास्ट ईयर दूसरा युआन क्लियरिंग बैंक दुबई में ओपन किया था। ईरान ने भी गल्फ नेबर से कॉम्पनसेशन मांगी है, $270 बिलियन। तेहरान ने एक्सक्यूज किया है यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर एंड जॉर्डन को, सबको। उनके खिलाफ क्लेम है कि वो इक्वली इन्वॉल्व थे वॉर में। गवर्नमेंट स्पोक्सवुमन ने रशिया की आरआईए नोवोस्ती न्यूज एजेंसी के इंटरव्यू में ये नंबर पैक किया। सीज फायर अप्रैल 22 को एंड हो रहा है। सेकेंड राउंड एक्सपेक्टेड है दिस वीक, लेकिन गल्फ स्टेट्स कॉशियस है रियल प्रोग्रेस को लेकर। अल जदान ने कहा कि युद्ध के किसी भी अंत पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक वह तमाम स्टेक होल्डर्स को यकीन न दिला दे। खासकर शिपिंग कंपनियों और मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को यह भरोसा दिलाना होगा कि यह जंग दोबारा शुरू नहीं होगी। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि आप खुद को, अपनी अर्थव्यवस्था को और अपनी जनता को इस बात के लिए तैयार कर लें कि यह संकट आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा खींचने वाला है। अब मैं आपसे सवाल करती हूँ, वॉर इतना एक्सपेंसिव है तो क्यों कंटिन्यू हो रहा है? क्योंकि एग्जिट भी एक्सपेंसिव है। अल जदान की वार्निंग पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, दिस विल टेक लॉन्गर देन यू एक्सपेक्ट। ये सबसे ऑनेस्ट स्टेटमेंट है जो मैंने सुना, क्योंकि वॉर एंड करना उतना ही मुश्किल है जितना वॉर स्टार्ट करना, शायद उससे भी मुश्किल। अगले कुछ दिन देखने वाले हैं। सीज फायर अप्रैल 22 को एक्सपायर हो रही है। टॉक्स होंगे या नहीं, तो उसका इंसिडेंट के बाद क्या होगा? ईरान का ड्रोन रिस्पॉन्स क्या था? यूएई का बैकस्टॉप रिक्वेस्ट फॉर्मल होगा या नहीं? डॉलर वर्सेस युआन का गेम क्या डायरेक्शन लेगा? आप देखते रहिए, क्योंकि ये सब आपकी फ्यूल प्राइस में दिखेगा। ये सिर्फ गाड़ी की माइलेज नहीं
जिंदगी की माइलेज तय करेगा। वॉर कंटिन्यू रखने का कॉस्ट सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। पावर, पैसा और प्राइड ये कुछ लोगों के खिलौने हैं, लेकिन आम जनता के लिए ये जिंदगी का सर्वाइवल है। आई होप कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको सद्बुद्धि आए और इस युद्ध को वो कान पकड़ ले। अगर आपको ये ब्रेकडाउन इंसाइटफुल लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ ऐसी इनसाइट्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, उसके लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं गायत्री स्पीक्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में।